नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम ये जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य एक ऐसे अनुसंधान से है, एक ऐसे क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन से है, जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक घटनाओं के विभिन्न कारणों को ज्ञात किया जाता है, घटनाओं के परिणामों को ज्ञात किया जाता है, कार्य और कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और इसके आधार पर अवधारणाओं का विकास किया जाता है और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। और उस सिद्धांत का आधार होता है कि एक घटना किन किन कारणों से होती है या उक्त घटना के घटित होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये प्रभाव किन किन वर्गों पर पड़ते हैं, समाज के किन किन लोगों पर पड़ते हैं। तो ये सारी बातें सामाजिक अनुसंधान के अर्थ से संबंधित हैं। सामाजिक अनुसंधान अचानक नहीं किया जाता, बल्कि इसकी भी एक प्रक्रिया है। इसके लिए भी कुछ चरण निर्धारित हैं और इन चरणों का निर्धारण अनेकों समाजशास्त्रियों ने किया है। सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख चरण हैं उनमें विषय का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण, शोध पद्धति अर्थात रिसर्च मेथोडोलॉजी, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का सारणीयन अर्थात उनको विभिन्न प्रकार की सारणियों के द्वारा प्रस्तुत करना, तथ्यों का विश्लेषण और सामान्यीकरण। ये सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख प्रक्रिया है, या कहना चाहिए कि एक प्रमुख चरण है जो प्रत्येक वैज्ञानिक को अपनाने पड़ते हैं। जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान की आधारशिला अवलोकन है। अवलोकन को एक ऐसी पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है लंबे समय से, जो किसी भी अनुसंधान, किसी भी अध्ययन की वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करती है। अवलोकन का तात्पर्य होता है किसी भी घटना को आंखों से देखना, किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखना। और जब हम अवलोकन की बात सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में करते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि समाज वैज्ञानिक अर्थात समाजशास्त्री जो किसी घटना का अध्ययन करना चाहता है, वह उस घटना की विश्वसनीयता, उस घटना को वास्तविक रूप में समझने के लिए उस घटना का अवलोकन करता है। इसके लिए वह स्वयं अध्ययन क्षेत्र में आता है, अध्ययन की इकाइयों से संपर्क स्थापित करता है, उनके मध्य रहता है और इस प्रकार से अनौपचारिक संबंधों के आधार पर वह अध्ययन की जाने वाली घटना के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उन लोगों से प्राप्त करता है। तो अवलोकन एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। अवलोकन के द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन तथा निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी बात है कि अवलोकन के द्वारा प्राथमिक सामग्री संकलित की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी अनुसंधान में, किसी भी शोध में, किसी भी अध्ययन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य दोनों काम आते हैं।
प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो नवीन होते हैं, अर्थात जो किसी भी पुस्तक में, पत्रिका में, किसी भी जर्नल में, किसी थीसिस में, किसी अखबार में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। वो प्राथमिक तथ्य हैं। और द्वितीय तथ्य वे होते हैं जो पहले से ही, जिनका संकलन किया चुका है, जिनका कम से कम एक बार पहले प्रयोग किया चुका है, तो वो द्वितीय तथ्य होते हैं। तो अवलोकन के द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अवलोकन अनुसंधानकर्ता को घटना के सूक्ष्म और गहन अध्ययन करने में मदद करती है। अवलोकन के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह प्रायः निष्पक्ष होता है और इसके द्वारा निकाले गए जो परिणाम होते हैं उनमें विश्वसनीयता होती है। तो यही वो चीजें हैं जिनके कारण अवलोकन को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति का दर्जा दिया जाता रहा है। और ये माना जाता है कि अगर अवलोकन पद्धति से किसी भी घटना का अध्ययन किया जाता है तो उसके परिणाम निष्पक्ष होंगे, वास्तविक होंगे। अब हम बात करेंगे अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। अवलोकन के 3 प्रकार प्रमुख रूप से होते हैं। कुछ लोग 2 का भी उल्लेख करते हैं। 3 प्रकार होते हैं। अनियंत्रित अवलोकन, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अनियंत्रित रहकर, घटना पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रखकर, घटना से जुड़ी हुई इकाइयों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रखकर, स्वयं पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रखकर घटना का अध्ययन करता है, अवलोकन करता है, वो अनियंत्रित अवलोकन है। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन, जिसमें कि टूल्स के माध्यम से या अन्य तरीकों से अनुसंधानकर्ता स्वयं पर, घटना से जुड़ी हुई इकाइयों पर नियंत्रण रखता है पहले और इस प्रकार अवलोकन करता है। और तीसरा अवलोकन है सामूहिक अवलोकन, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सामूहिक अवलोकन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं अपितु कई अवलोकनकर्ताओं द्वारा, कई विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो 3 प्रकार के अवलोकन होते हैं: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। जहां तक सामाजिक अनुसंधान की बात है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अनियंत्रित अवलोकन का प्रचलन ज्यादा है। अनियंत्रित अवलोकन, जैसा मैंने बताया कि अवलोकन का वो प्रकार, वो स्वरूप जिसमें कि अनुसंधानकर्ता स्वयं को अनियंत्रित रखता है, स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्रता पूर्वक वह घटना का अवलोकन करता है, इस मान्यता के साथ, इस विश्वास के साथ कि उसके द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी, घटना के बारे में जो भी तथ्य प्राप्त किए जाएंगे, जानकारियां प्राप्त की जाएंगी, वो जानकारियां बिल्कुल सत्य हैं। अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत 3 प्रकार के अवलोकन आते हैं, जिनका प्रयोग सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान किए जाने वाले समूह और उसके सदस्यों के मध्य उपस्थित रहते हुए क्रियाकलापों में पूर्ण सहभागिता करता है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या वो अपनी पहचान उसे समूह को बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। इस बारे में अमेरिकन समाजशास्त्रियों का यह मत है कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता को अपनी पहचान, अपने उद्देश्य समूह और समूह के सदस्यों को नहीं बताने चाहिए।
क्योंकि यदि वह अपनी पहचान बता देता है तो उस स्थिति में जो समूह का स्वाभाविक व्यवहार है वह व्यवहार अवलोकनकर्ता के सामने नहीं आ पाएगा और फिर वह घटना का सही और वास्तविक अध्ययन नहीं कर पाएगा। भारतीय समाजशास्त्रियों का यह मत है कि अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्यों को अपनी पहचान बतानी चाहिए, क्योंकि यदि वो पहचान नहीं बताएगा तो समूह के सदस्य उसे संदेह की नजरों से देखेंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्यों अचानक आया है, क्यों उनके हर क्रियाकलाप पर निगाह रखता है, क्यों उनकी हर चीज को जानना चाहता है। तो उस पर संदेह करेंगे, और संदेह करेंगे तो वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो अवलोकन का स्वरूप है अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत, वो है असहभागी अवलोकन। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता समूह में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं करता, उनके किसी भी क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष रूप से रह करके सहभागिता नहीं करता, भाग नहीं लेता, भागीदारी नहीं करता, बल्कि समूह के मध्य या जिन लोगों का उसे अध्ययन करना है उन लोगों से दूरी बनाते हुए वह समूह के सदस्यों के जो सामूहिक व्यवहार है उसके बाहरी पक्ष के आधार पर बाह्य पक्ष का अवलोकन करके घटना का अध्ययन करता है और घटना के कारणों और परिणामों की समीक्षा करता है। तीसरा जो स्वरूप है अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत वह है अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अवलोकनकर्ता कभी तो सहभागिता करता है जब उसे लगता है कि सहभागिता के माध्यम से ही उसे घटना के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। उन अवसरों पर वह समूह में सहभागिता करता है, उनके क्रियाकलापों में सहभागिता करता है, लेकिन ऐसे समय पर जब उसे ये लगता है कि सहभागिता का कोई औचित्य नहीं है और उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो उस स्थिति में फिर वो समूह में सहभागिता नहीं करता। तो कभी सहभागिता, कभी असहभागिता। सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन दोनों ही प्रकार के अवलोकन के तत्व अर्ध सहभागी अवलोकन में पाए जाते हैं। सहभागी अवलोकन को मैं एक बार दोबारा बता दूं क्योंकि इसका प्रचलन ज्यादा होता है। सहभागी अवलोकन एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है, जिससे कि वो समूह के सदस्यों के बाहरी व्यवहार को तो समझे ही, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उस बात को भी जानने का प्रयास करे। जहां तक गुण और दोष की बात है, तो सभी जितने भी स्वरूप हैं अवलोकन के, उन सभी के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। सहभागी अवलोकन निश्चित रूप से अवलोकनकर्ता को इस लायक बनाता है कि वह घटना को अपनी आंखों से देख सके, अपनी विभिन्न इंद्रियों से समझ सके। असहभागी अवलोकन अवलोकनकर्ता के समय को बचाता है, उसकी ऊर्जा को बचाता है, क्योंकि वो दूर रहकर समूह के बाहरी व्यवहार का ही अवलोकन कर पाता है, तो प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता, तो उसको धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, और जो उसकी जो टेंशन है उससे बचता है वो। अर्ध सहभागी अवलोकन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समय की बचत होती है, पूरे समय उसको रहना नहीं पड़ता। केवल जब तथ्य मिलने की संभावना होती है जिन अवसरों पर, केवल उन अवसरों पर ही अवलोकनकर्ता अर्थात अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाता है और इस प्रकार से वहां से तथ्य संकलित करता है। तो ये सबके गुण की बात थी। दोषों की बात करें
तो सहभागी अवलोकन का सबसे बड़ा दोष ये है कि अ, वो समूह के सदस्यों से इतना अधिक मिल जाता है, घुल-मिल जाता है कि जो व्यक्तिगत पक्षपात है, वो आने की संभावना रहती है। असहभागी अवलोकन में केवल समूह के जो बाहरी व्यवहार है, केवल उसका ही अवलोकन संभव है। लोगों के अंदर अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो इसको जानने का कोई अवसर उसके पास में नहीं होता। और अर्ध सहभागी अवलोकन का दोष ये है कि कई ऐसे अवसर निकलने की संभावना रहती है, जब अवलोकनकर्ता को महत्वपूर्ण तथ्य मिल सकते थे, लेकिन चूंकि वो उस अवसर पर वहां उपस्थित नहीं था, तो इसलिए वो उन तथ्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये अ, अवलोकन के बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया। अवलोकन के बारे में जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं, उनके लिए ये व्याख्यान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।